हेलो एवरीवन, आज अपने एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट इकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम ये अपना सब्जेक्ट था। ठीक है, तो इंसेक्ट इकोलॉजी अपने कंप्लीट कर चुके थे और आईपीएम के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि आईपीएम क्या है, उसके प्रिंसिपल वगैरह अपने कर लिए थे। उसके बाद में अपने पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ आईपीएम। ठीक है, तो आईपीएम के मेथड्स पे अपने कौन कौन से मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कल्चरल कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया आपने, फिर नेक्स्ट अपने मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया, फिर फिजिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया। कल्चरल में आपको पता है कि जितनी भी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आती हैं, मतलब कि अपने खेती करने के लिए कौन कौन सी ऐसी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की जाती है, जैसे जुताई हो गया, बुआई हो गया, सोइंग ऑफ सीड हो गया। ठीक है, इन सबको करते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे फिजिकल कंट्रोल में कौन से, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर में, इन सब में कैसे चेंजेस लाके या फिर इनके अकॉर्डिंग किस तरह से कौन सी फसल को सिलेक्ट करके अपने को बोना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम हो, या फिर जो टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर वो डायरेक्ट कैसे अटैक कर, कैसे मतलब अफेक्ट करते हैं जो इंसेक्ट होता है उसकी नॉर्मल जो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको। ठीक है, उसके बारे में बातचीत कर चुके थे। फिर नेक्स्ट आता है अपना मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में अपने पढ़ लिया था कि कौन कौन सी ऐसी मशीनें आती है या फिर कौन कौन से ऐसे यंत्र अपने यूज करके और कौन कौन सी अदर टेक्निक अपना के अपने इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात की थी। उसमें जैसे लाइट ट्रैप हो गया, येलो स्टिकी ट्रैप हो गया, और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, जिसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ चुके थे। आज अपने बात करेंगे लीगल कंट्रोल। ठीक है, लीगल कंट्रोल बोल दो या फिर इसी में आपका क्वारंटाइन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके, डेफिनेशन देखेंगे, फिर पेस्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से कोई भी पेस्ट है वो न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वारंटाइन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वारंटाइन क्या होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या है, एक टाइप का एक सर्टिफिकेट है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है पेस्ट लेजिस्लेशन, या फिर लीगल कंट्रोल बोल दो या फिर लेजिस्लेटिव कंट्रोल बोल दो या रेगुलेटरी कंट्रोल बोल दो, तो ये सब एक ही चीजें हैं। ठीक है, मैंने इधर इनको अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से कोई भी टर्म आपको दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। डायरेक्ट मतलब उस एक ही टॉपिक के बारे में बात होगी। अगर पेस्ट लेजिस्लेशन पूछता है आपसे, लीगल कंट्रोल पूछता है, वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल पूछता है या फिर रेगुलेटरी कंट्रोल पूछता है, तो वो एक ही चीज है। ठीक है, मतलब लीगल कंट्रोल की बात हो रही है इधर, वो उसके बारे में पूछना चाह रहा है, आपको लीगल कंट्रोल के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट बात करते हैं। तो इधर आता है लीगल कंट्रोल मेथड्स, उसके कौन कौन से मेथड है, डेफिनेशन वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल सी चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि अपने कोई भी सार्वजनिक स्थान पे या फिर पब्लिक प्लेस पे अपने नशा क्यों नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, सबने सही आंसर दिया था कि वो गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है कि यहाँ आप नशा नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आपको इससे रिलेटेड जो भी सजा जो निर्धारित की गई है वो आपको मिलती है। ठीक है, तो आप डर के मारे वो चीज़ आप नहीं करते हो। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे आ जाती है। सिंपल सी चीज़ है कि लीगल कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मतलब कोई भी अगर प्लांट हो जाता है, कोई भी सीड हो जाता है, कोई भी बेनिफिशियल इंसेक्ट हो जाते हैं, जो कि एक कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप मान लो जो कि एक एरिया से अपने दूसरे एरिया में अगर लेके जाते हैं, तो उस एरिया में ले जाने से पहले क्या है, गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनको अपने को फॉलो करना पड़ता है। और अगर अपने को अपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो अपने को उसके रिगार्डिंग कोई भी पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है लीगल कंट्रोल। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपने इसकी डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिंग द एंट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन प्लांट एंड एनिमल पेस्ट, मतलब प्रिवेंटिंग मतलब होता है बचाव, किस तरह से बचाव किया जाता है। एंट्री मतलब कि उस एरिया में एंट्री होने से जो भी कोई भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या फिर एनिमल कोई पेस्ट हो गया,
या फिर कोई भी डिजीज हो गई, ठीक है। ये जरूरी नहीं पेस्ट का, सेम यही डिजीज में भी यही चीज चलती है आपकी, कि कोई भी एग्रीकल्चर कोमोडिटीज आ जाएगी उसमें, आपका सीड हो जाता है, प्लांटिंग मटेरियल हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उसमें, कोई भी बेनिफिशियल इंसेक्ट हो जाते हैं, कि कोई भी अपने जैसे एक प्लांट को या फिर कोई भी सीड वगैरह को एक एरिया से जब अपने दूसरे एरिया में लेके जाते हैं, तो क्यों बनाए गए हैं लीगल कंट्रोल, कि उसके साथ में अपने किस तरह से बचाव कर सकते हैं, कि उस प्लांट के साथ में कोई भी अगर कोई पेस्ट लगा हुआ है तो वो उस एरिया में भी आ जाएगा। धीरे धीरे वो दूसरे एरिया में जैसे उसकी एंट्री हो जाती है, वो वहाँ पे प्रवेश कर जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, और बहुत बड़ी संख्या, बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इन सब के बचाव के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं। क्यों बनाए गए हैं, कोई भी जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको एंट्री होने से बचाने के लिए, ठीक है। इन ए कंट्री और एरिया एंड इरेडिकेशन और सप्रेशन ऑफ द पेस्ट एस्टेब्लिशमेंट इन ए लिमिटेड एरिया थ्रू कंपल्सरी लेजिस्लेशन और इनेक्टमेंट, मतलब कि उसके लिए कंपल्सरी कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनको अपने को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी, मैं बताऊं आपको, जैसे कोई सीड है तो अपने को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जैसे भेजना है, या फिर वहां से अपने इंपोर्ट किया है या फिर एक्सपोर्ट किया है अपने, मतलब आपको ये तो चीज़ पता ही होगा कि अपने एरिया में ऐसा तो है नहीं कि सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है, अपने को कुछ एक प्रोडक्ट बाहर से मंगवाने पड़ते हैं जो अपने एरिया में नहीं होते हैं, ठीक है। और कुछ एक मतलब अपने को प्रोडक्ट यहाँ से वापस भेज एक्सपोर्ट भी करने पड़ते हैं दूसरे एरिया में जो वहाँ पे नहीं होते, लेकिन उनकी नीड रहती है इसलिए। तो ये जो देश विदेशों में या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में जो आयात निर्यात होता है, उस आयात निर्यात के साथ में बहुत सारे डिजीज पेस्ट क्या है एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो उस एरिया में जैसे ट्रांसफर होंगे, तो ट्रांसफर होने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं, ठीक है। फिर मतलब पहले जिस एरिया में थे वहां तो नुकसान कर ही रहे थे वो, ठीक है। और दूसरे एरिया में जैसे वो आ गए तो वहां भी उन्होंने भारी मात्रा में वो नुकसान नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, ठीक है। अपना जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको पूरी तरह से खराब कर देते हैं, और नए एरिया में जैसा आ गया वो कोई भी इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बस इन्वायरमेंट वगैरह ऐसा होता है कि एक बार किसी इंसेक्ट पेस्ट की जैसे एंट्री हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाने पड़ते हैं जिससे कि उसको अपने कंट्रोल कर सके। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट की पॉपुलेशन तो आपको पता है कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इन सबको देखते हुए क्या है कि कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो जाती है, तो सरकार ने क्या किया है कि रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्वारंटाइन, यही क्वारंटाइन में आता है, ठीक है, कि रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं जिनके अंडर में अपने को काम करना पड़ेगा। जैसे कोई भी कोमोडिटीज अपने यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अपने बाहर से कोई चीज ऐसी मंगवाई है, तो उससे रिलेटेड एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है, वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट क्या बताता है, वो सर्टिफिकेट बताएगा कि ये जो भी अपनी कोई भी एक प्रोडक्ट है वो जो भी इंसेक्ट पेस्ट है उनसे फ्री है, उसके साथ में कोई इंसेक्ट पेस्ट डिजीज नहीं है उसके। और वो कैसे मिलता है, जो साइंटिस्ट होता है उनके द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि उस सीड को या फिर अदर मटेरियल को जो भेज रहा है, ठीक है। तो वो उस सर्टिफिकेट को साथ में भेजेगा, ठीक है। प्लस जैसे मतलब कि मैं आपको जनरल इसका एक सार बता देती हूँ कि इसमें अपने क्या क्या चीजें देखेंगे, उसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये चीजें होंगी। प्लस सेकंड चीज इसमें क्या आती है कि अपने कोई भी जैसे बाहर से सामान मंगवाया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अमेरिका से अपने इंडिया में कोई भी सामान मंगवाया है, ठीक है। तो जैसे वो सामान जैसे ट्रांसफर होता है इंडिया में, तो वहाँ पे सी पोर्ट जैसे रहता है, ठीक है। तो एयरपोर्ट सी पोर्ट हो गया, उसके थ्रू ट्रांसफर होता है सामान की, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है, शिप के द्वारा या फिर जहाज के द्वारा, इन सब चीजों से, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे एक एक ऑफिस बना हुआ है होता है, ठीक है। उस ऑफिस में जो भी सामान जो ले जाया जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसकी बकायदा जांच होती है, उसको चेक किया जाता है, उसका पूरा इंस्पेक्शन होता है कि उसके साथ कोई ऐसे मतलब कि
कोई भी इंसेक्ट पेस्ट नहीं हो, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं लगी हुई हो, ठीक है, वहां पे जांच होगी। फिर जिस एरिया में उसकी एंट्री हुई है, जैसे इंडिया में मंगवा लिया, तो इंडिया में भी क्या होगा, एयरपोर्ट सीपोर्ट जहाँ से सामान मतलब उतारा है वहां पे भी क्या है, सामान की बाकायदा जांच होगी कि उसमें कोई हानिकारक ऐसा जीव जंतु प्रेजेंट नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। वहां पे जांच होने के बाद ही उसको जिस एरिया में भेजना होता है वहां पे भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से एक कोई भी पदार्थ की जांच की जाती है, फिर उसको एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही सब काम होते हैं, ठीक है। तो यही होता है लीगल कंट्रोल, ठीक है। तो मैं समझ रही हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि लीगल कंट्रोल क्या है। एक जनरल सा सार मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है अपने को, ठीक है। कि गवर्नमेंट द्वारा रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं, और क्यों बनाए गए हैं, ताकि किसी इंसेक्ट पेस्ट की कोई एंट्री नहीं हो, जिस एरिया में वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि एक बार एंट्री हो गई तो उसके बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर अपनी एंट्री ही नहीं करने देंगे उसको तो वो नुकसान कैसे करेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो इसमें अपने नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देती हूँ कि पेस्ट एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस इनटू द इंडिया, मतलब वो बाय चांस इंडिया में मतलब किसी भी पदार्थ वगैरह के साथ में किस तरह से इंट्रोड्यूस हो गए हैं इंडिया में, तो वो देखते हैं। पेस्ट एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया, जो कि मतलब एक्सीडेंटली मतलब बाय चांस कोई भी ऐसी चीजों के साथ में जो इंडिया में क्या है, जो कि इंट्रोड्यूस हो गए, यहाँ पे एंट्री ले ली उन्होंने। तो फिर क्या हुआ है, कौन कौन से इंसेक्ट ऐसे हैं, तो अपने उसके बारे में बात कर देते हैं कि फॉरेन से जो इंडिया में एंट्री ले चुके हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आता है पिंक बोलवर्म। आपको पता है कॉटन के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ये वाला पेस्ट, इसको कंट्रोल करना अभी तक बहुत मुश्किल है, तो ये फॉरेन से इंडिया में आया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोटनी कुशन स्केल हो गया, आइसेरिया 85, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कॉटन की क्रॉप को। फिर एप्पल का वूली व एफिड हो गया, फिर सेंजो स्केल हो गया, पोटैटो ट्यूबर मोथ हो गया, फिर सिस्ट निमेटोड हो गया। ये निमेटोड की बात होगी इसमें, लेकिन आप जनरली देख लीजिए, इधर डिजीज और निमेटोड सबके बारे में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका जॉइंट अफ्रीकन स्नेल्स हो गया, फिर सुबबुल साइलिड हो गया, ठीक है। फिर बंची टोको बनाना की डिजीज होगी, जो कि इंडिया में पहले नहीं थी ये प्रेजेंट, जो कि बाहर से आई है, ठीक है। तो ये क्या है, नेक्स्ट व्हाइट फ्लाई हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एक पेस्ट है जो कि इंडिया में बाय चांस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिन्होंने इंडिया में आके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, जो कि फॉरेन से इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसी तरह से वीड्स रहते हैं, और इसी तरह से डिजीज होती है, जो कि मतलब कमोडिटीज के साथ में अपने एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो जाती है, और फिर वहां पे नुकसान पहुंचाने लग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल हो गए। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें कुछ एक फॉरेन के पेस्ट है जिससे इंडिया फ्री है, ठीक है, कि इंडिया में वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने फॉरेन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो कौन कौन से, मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई हो गया, कॉटन बॉल वीविल होता है वो हो गया, फिर नेक्स्ट आता है कोडलिंग मोथ ऑफ एप्पल हो गया। तो ये कुछ एक इंसेक्ट है जो कि इंडिया में नहीं है, इंडिया इससे फ्री है, जो कि बाहर से मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अपने बात करते हैं इसमें क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन क्या होता है, सेम यही चीजें जो अपने पढ़ चुके हैं। आइसोलेशन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि किस तरह से आइसोलेशन किया जाता है उनका इन्फेक्शन होने से। कोई भी इंसेक्ट पेस्ट है जो मतलब इन्फेक्शन कर रही है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो किस तरह से उसका बचाव किया जाता है, उसी को क्वारंटाइन बोला जाता है। तो क्वारंटाइन की कौन सी क्या डेफिनेशन होगी कि लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल, कि प्लांट मटेरियल के मूवमेंट में कौन कौन से लीगल ऐसे रेस्ट्रिक्शन है जो कि अपने नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिटवीन कंट्रीज, मतलब कोई भी दो कंट्रीज के बीच में, और कोई भी दो स्टेट्स के बीच में, विद इन द कंट्री, मतलब कि एक ही कंट्री में एक एरिया से दूसरे एरिया अगर अपने को कोई चीजें भेजनी है तब, टू प्रिवेंट और लिमिट इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन एरिया वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जिस एरिया में वो प्रेजेंट नहीं है उस एरिया में उनको आने से रोकने के लिए लीगल रेस्ट्रिक्शन ऐसे लगाए हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे क्या होता है कि अपने कोई भी मटेरियल को एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर अपने ट्रांसफर करते हैं तो बाकायदा उसकी जांच करवानी पड़ती है।
उसकी पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद में ही उसको एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लांट क्वारंटाइन हो जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये श्योर है कि प्लांट क्वारंटाइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट आता है पेस्ट लेजिस्लेशन, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जिनके अंडर में हर एक को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्ट है, तो इनके बारे में आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, आप देख लीजिए इनको। तो फर्स्ट क्या है, 1905 में क्या बनाया गया था, फेडरल इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वारंटाइन एक्ट अगेंस्ट सेंट जो स्केल जैसे ट्रांसफर हो गया था इंडिया में, तो उसको उससे बचाव के लिए सबसे पहले ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1912 में यूएस प्लांट क्वारंटाइन एक्ट बना था। ठीक है, और फिर है 1914 में, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 1914 के अंदर, जो आपसे ये पूछा जाएगा कि DIP ये क्या है, उसकी डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी कि क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, जो कि क्या रहेगी, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ठीक है, DIPA अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट होता है, और जो कि 1914 में लागू हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे, मद्रास एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज एक्ट, सॉरी, ये 1914 में लागू हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका 1919 में क्या लागू हुआ था, मद्रास एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज एक्ट। ठीक है, जिसके अंडर में सबको काम करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आया था आपका 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट। इंसेक्टिसाइड एक्ट कैसे, मतलब कि जो भी इंसेक्टिसाइड है, मतलब जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड बनाए जाते हैं, ऐसे केमिकल पदार्थ बनाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं या फिर इंसेक्ट को जो मारते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से बनाए जाएंगे, उनकी फॉर्मुलेशन क्या होनी चाहिए, उनकी टॉक्सिसिटी कितनी होती है, मतलब कि कितने जहरीले होते हैं, तो इस एक्ट के अंदर में उन सबका विवरण देना होता है, प्लस उनको कैसे यूज करना है और किस तरह से अपने को मैन्युफैक्चर करना है। इंसेक्टिसाइड को मैन्युफैक्चर अपने कर लिया तो मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले कौन कौन सी अपने को लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है उसके अंडर में, तो ये सब क्या है, इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर में आती है। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड एक्ट बन कब गया था, 1968 के अंदर बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 71 के अंदर। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, आप इसको ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन की कौन कौन सी ऐसी क्लासेस है, मतलब क्वारंटाइन मतलब कहाँ कहाँ पे है और किस तरह से वर्क करता है क्वारंटाइन, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है आपका फॉरेन क्वारंटाइन। फॉरेन क्वारंटाइन तो समझ रहे होगे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, मतलब कि जैसे दूसरे देशों के बीच में, एक देश से दूसरे देश के बीच में किस तरह से कोई भी कमोडिटीज अगर ट्रांसफर होती है या फिर जो मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे कोई भी पेस्ट, डिजीज और वीड नहीं होने चाहिए, तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी इंस्पेक्शन होती है, मतलब उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, और प्लस अगर उसके ऊपर कोई प्रेजेंट है, कोई भी मतलब डिजीज, पेस्ट, वीड वगैरह प्रेजेंट है, तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है पहले, फिर ही उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक सी पोर्ट है जहाँ पे मतलब इनके ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे इनकी चेकिंग होती है, जैसे वहाँ से जैसे माल ट्रांसफर होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, कोचीन हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, जैसे अमृतसर हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली। यहाँ पे कोई भी कमोडिटीज अगर एक एरिया से दूसरे एरिया, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होती है तो उनकी चेक होती है। ठीक है, import by post parcel prohibited except by scientist, import of plant material prohibited और restricted, मतलब कि कोई भी साइंटिस्ट होता है वो ही उस चीज को भेज सकता है या फिर मतलब कि मंगवा सकता है उस चीज को, और प्लस अगर वो भेज रहा है या फिर मंगवा रहा है कोई भी चीज को, तो उसके साथ में उसको एक सर्टिफिकेट लगाना होता है, जो जिसको कि बोलेंगे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अपनी दोबारा से पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो import permits required for importation of plant material, phytosanitary certificate from the country of origin is required, मतलब कि जहाँ से माल आ रहा है तो उस स्थान से क्या है
कि उसको एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देना रहता है। कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या बताता है हमें कि अपना जो प्रोडक्ट है जो कि वहाँ से भेजा जा रहा है, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पेस्ट, डिजीज, वीड और अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है, मतलब उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट नहीं है, वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो अपने पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Phytosanitary certificate is issued by state entomologists and pathologists to effect that the plant or seed material is free from any pest and disease, ठीक है। तो ये पेस्ट और डिजीज की जांच कौन करते हैं, आपको पता है कि एंटो जो भी पेस्ट होंगे तो वो एंटोमोलॉजिस्ट चेक करता है और जो डिजीज होगी वो पैथोलॉजिस्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो उनके अंडर में पूरी चेकिंग होती है, फिर पता चलता है कि ये जो अपना प्लांट मटेरियल है तो ये क्या है, पेस्ट एंड डिजीज से फ्री है, इसके ऊपर कोई पेस्ट डिजीज का अटैक नहीं है, इसके कोई भी वीड वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ही उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है इसमें, फ्यूमिगेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट मटेरियल बेस्ड ऑन नीड। फ्यूमिगेशन मतलब इम्पोर्टेंट प्लांट मटेरियल मतलब कि जो कोई भी ऐसा मटेरियल जो बाहर से जैसे मंगवा लिया जाता है, ठीक है, तो फिर उसका फ्यूमिगेशन किया जाता है, मतलब ह्यूमन वगैरह किया जाता है कि जिससे अगर उस पर बाई चांस अगर कोई प्रेजेंट हो इंसेक्ट पेस्ट तो वो वहीं किल हो जाए और वो अपने एरिया में आगे नहीं फैले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग केयर ऑफ पेस्ट ऑफ क्वारंटाइन कंसर्न इन इंडिया। और फिर नेक्स्ट क्या है कि क्वारंटाइन के अंडर में मतलब कि टेक केयर करना पड़ता है, जो कोई भी पेस्ट वगैरह है अगर वहाँ पे प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट अगर नहीं है तो भी उसको जो भी प्लांटिंग मटेरियल है उनका पूरी तरह से जांच वगैरह करके फिर ही उसको उस एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है इसमें रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन इम्पोर्टेशन ऑफ, मतलब कौन कौन से ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं क्योंकि कोई भी चीज़ को जैसे इंपोर्ट करने से, तो शुगर केन सेट्स हो गया जिसके ऊपर के टू प्रिवेंट वेस्ट इंडीज शुगर बीविल, तो शुगर केन की जो भी सेट्स हैं उनको इंपोर्ट करने से क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि जो कि वेस्ट इंडीज शुगर बीविल है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है वहाँ पे, तो कि वो इंट्रोड्यूस नहीं हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी सीड्स हो गया, तो टू प्रिवेंट कॉफी बेरी बोरर जो कि कॉफी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो उसकी एंट्री नहीं हो जाए इसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है कॉटन सीड, कॉटन बॉल वीविल से बचाने के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ पेपर, कार्डमम, टेमरिंड हो गया रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि इन सब के रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है इन सब कमोडिटीज को अपने एरिया में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से, ठीक है। तो कार्डामम वगैरह तो सब समझ रहे होगे, पेपर, काली मिर्च हो गई, कार्डामम हो गया, आपकी इलायची होगी, टेमरिंड हो गया, मतलब इमली की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, आप उसमें मेंशन कर देना। नेक्स्ट आता है आपका इन 1946 डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। मतलब कि 1946 में क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो थे जिसके अंदर क्वारंटाइन स्टोरेज होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, कि ये क्या है, इंस्पेक्शन करेगा जो जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है उनकी, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे पहले तो यही होता है, फिर धीरे धीरे और ज्यादा रूल्स रेगुलेशन बनते गए, तो उसके अंडर में फिर सबको काम करना होता था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, पहले अपने पढ़ लिया था फॉरेन क्वारंटाइन पढ़ लिया था, फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन। डोमेस्टिक क्वारंटाइन क्या होता है कि विद इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि एक ही जैसे देश है अपना, तो देश के अंदर अलग अलग जगह पे, मतलब कि एक जैसे स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर अपने को कोई भी सामान अगर भेजना है तो किस तरह से मतलब वो भेजा जाता है, तो वो उसके अंदर क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक क्वारंटाइन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें डोमेस्टिक क्वारंटाइन में क्या होगा, फ्लूटेड स्केल आइसेरिया 85 जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, फ्लूटेड स्केल आइसेरिया रहता है। नोटिस इन नीलगिरी एंड कोडाई केनाल, मतलब कि जो नीलगिरी की पहाड़ियों पे मतलब इसको देखा गया था, ठीक है। इन 1943 इन बेटल ट्रीज के ऊपर नीलगिरी की पहाड़ियों पे इसको देखा गया था। तो क्वारंटाइन स्टेशन एट मेट्टू पल्ल्यालम एंड गुदालूर फॉर नीलगिरीज एंड सेन, ये क्या लिखा है, सेनबागनूर,
कोडाई केनाल। तो मतलब कि ये क्या है कि अलग अलग जगह पे ऐसे ऑफिस बने हुए हैं इनके, वहां पे इनको क्या है कि जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों पे प्रेजेंट था, ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस नहीं हो जाए दूसरी जगह पे, तो अलग अलग जगह पे ऑफिस बनाए गए हैं। तमिलनाडु में हो गया तो कोडाई केनाल है जैसे, तो उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए क्या होता है कि वहां पे एक एरिया से जैसे दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी कमोडिटीज, तो उनको पहले उस एरिया में बकायदा ऑफिस बने रहते हैं क्वारंटाइन वगैरह के, जो कि पहले क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन का तो आप सबको पता ही हो गया होगा कि जैसे कोरोना अभी फैला है, तो आपको सबको पता है कि कोई भी अगर अपने एक एरिया से जैसे दूसरे एरिया में जाते हैं तो पहले उसको क्वारंटाइन करके रखा जाता है कि कुछ दिन के लिए उसको वहाँ पे अंडर इंस्पेक्शन रखा जाता है। अगर वो डिजीज वगैरह उसके वो फ्री है, फिर ही उसको अपने उस एरिया में आने जाने की छूट दी जाती है। तो उसी तरह से इसमें रहेगा कि पहले उनको क्वारंटाइन किया जाता है, मतलब कि उनको रखा जाएगा अंडर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन होने के बाद ही उनको फिर दूसरे जहाँ पे उसको जो जिस एरिया पे उसको भेजना है वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ बनाना फ्रॉम प्लानी हिल्स टू प्रिवेंट बंची टॉप स्प्रेड। प्लानी हिल्स पे इसको प्रिवेंट किया गया था, क्यों? क्योंकि बंची टॉप उस एरिया में ना फैल जाए इसके लिए। तो ये डोमेस्टिक क्वारंटाइन आप ध्यान में रखना कि एक ही कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर कोई भी डिजीज वगैरह फैल नहीं जाए, तो उसके लिए लगाया जाता है। और फॉरेन क्वारंटाइन क्या रहेगा आपका कि एक देश से दूसरे देश में कोई भी सामान अगर भेजना रहता है तो वहां पे चेक करवाना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका legislation to be take up effective measures to prevent spread and establishment of the pest। कौन कौन से ऐसे लेजिस्लेशन लगाए गए थे, कौन कौन से ऐसे रूल्स वगैरह लगाए गए थे, और कौन कौन से ऐसे पेस्ट के लिए, तो इनकी कुछ एक एग्जांपल है। जैसे कॉटन का स्टेम वीविल हो गया, ग्राउंडनट में रेड एरी कैटरपिलर हो गया, कॉफी स्टेम बोरर हो गया, ठीक है, कोकोनट का ब्लैक हेडेड कैटरपिलर हो गया। तो इन सबके मतलब प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, ठीक है। तो कुछ एक जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे कोम्बोडिया कॉटन के लिए 1913 में बताया था इन्होंने कि स्टेम विविल ऑफ कॉटन जो ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या करना चाहिए कि प्रीवियस क्रॉप है तो उसको 1 अगस्त से पहले पहले अगर काट दो, या फिर जो सोविंग होती है क्रॉप की तो उसको लेट सोविंग करो, ताकि उस टाइम में क्या रहेगा कि उस इंसेक्ट पेस्ट का उस एरिया में जो नुकसान नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया था RHC मतलब कि रेड डेयरी कैटरपिलर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। 1930 में मतलब बताया गया था कि इसके जो प्यूपा होते हैं उनको समर प्लोइंग करके और कलेक्शन कर लेना चाहिए, फिर उनको ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, हैंड पिकिंग करके ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कुछ एक जैसे पर्टिकुलर पेस्ट थे, तो उनको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए कुछ एक ऐसे रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाए गए थे जिसके अंडर में वो उनको कंट्रोल किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेम बोरर ऑफ कॉफी, जो कि 1946 के अंदर बताया गया था। दिस एक्ट इज स्टिल इन फोर्स इन सलीम कोयम्बटूर में, मतलब कि अभी तक उसको मतलब कि वो काम कर रहा है, इस एक्ट के अंदर में काम करना रहता है, ठीक है। ऑल इन्फेस्टेड प्लांट टू बी रिमूव एंड डिस्ट्रॉय बाय 15 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब कि 15 दिसंबर के मतलब हर साल 15 दिसंबर को क्या करना रहता है कि जितने भी कॉफ़ी के जो इन्फेक्टेड प्लांट वगैरह है तो उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना रहता है, ठीक है। और फिर उनके ऊपर पर्टिकुलर जो ऐसे इंसेक्टिसाइड वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो उनका छिड़काव करना रहता है। तो ये कुछ एक एक्ट है तो जिनके अंडर में जो पर्टिकुलर जो पेस्ट है जो कि उधर एंट्री ले चुके थे, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाए गए थे, तो उनको सबको फॉलो करना था, ठीक है। तो ये कुछ एक आपके हो गए एग्जाम्पल। फिर इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में आएगा आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया क्यों गया था। तो क्यों बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब इंसेक्टिसाइड है उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, मतलब कि धीरे धीरे क्या है कि जैसे कोई भी पेस्ट वगैरह है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो क्या है कि साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एक केमिकल से उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो केमिकल प्रोडक्ट है तो उनका बहुत ज़्यादा सेलिंग होने लग गई, ठीक है। तो एरिया में क्या किया किसान वगैरह है तो वो ज़्यादातर केमिकल पे ही डिपेंड हो गए कि वो वही यूज़ करने लगे और अदर मेथड अपनाते ही नहीं थे, ठीक है।
प्लस जितने भी केमिकल जैसे रहते थे तो वो किस तरह से मैन्युफैक्चर किए जाए, उनका बहुत ज़्यादा जैसे नुकसान होने लग गया था अपने एरिया के अंदर। तो उससे बचने के लिए इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया गया था 1968 के अंदर, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1971 के अंदर। इस चीज़ को ध्यान में रखना आप कि अंडर रूल मतलब ये कब आया था? 1971 के अंदर आया था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका होने लग गया था। बट बन कब गया था ये? 1968 के अंदर बन गया था, ठीक है। और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती थी कि सेफ्टी ओरिएंटेशन, मतलब कि किस तरह से बचाव होने चाहिए, मतलब कि कौन कौन से ऐसे बचाव के तरीके इसमें अपनाने चाहिए, और कौन जो भी अपने केमिकल अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस जगह पे तो वो किसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, प्लस उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो कितना हो रहा है, और किस तरह से मैन्युफैक्चर की जाती है, मैन्युफैक्चर होने के बाद मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मतलब रखिए, कौन कौन से ऐसे मतलब पर्टिकुलर रूल्स वगैरह है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको। तो उसके बारे में अपने देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्या आता है? रेगुलेशन इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड विद इन ए व्यू टू प्रिवेंट रिस्क टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। मतलब कि जो भी इससे रिलेटेड जो रिस्क होती है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो रहते हैं उनसे किस तरह से प्रिवेंट किया जाना चाहिए, प्लस उसका इंपोर्ट किस तरह से करना है, उसका मैन्युफैक्चर किस तरह से करना है, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड। फिर उसका स्टोरेज किस तरह से करना है, किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, सेफ्टी मेजर्स इसमें कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। प्लस वो पैकेट जो रहता है उसके ऊपर टैग कौन सा लगा हुआ है, मतलब वो कितना हार्मफुल रहता है जो इन ह्यूमन बींग है या फिर एनिमल हो गए या फिर कोई भी लिविंग बॉडी होगी उसके लिए। नेक्स्ट इसमें कौन सी चीज़ें हैं उसके ऊपर, मतलब कि पूरा डायरेक्शन लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई कि किस तरह से यूज़ करना है, अगर उसकी ज़्यादा डोज अगर डाल दी जाती है, अगर विदाउट एनी मतलब उसमें अगर प्रिस्क्रिप्शन अगर नहीं लिखा हुआ है तो तो किस तरह से उससे बचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसका हार्म जो रेसिडुअल इफेक्ट, मतलब कि वो कितना अपना रेसिडुअल इफेक्ट छोड़ता है प्लांट के ऊपर, उस चीज़ों के बारे में बताना जरूरी रहता है। फिर कोई भी जैसे इंसेक्टिसाइड होगा तो आपको कौन कौन सी मतलब कि अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए हो तो आप कौन सी एंटीडोट मतलब ले सकते हो जिससे कि आप अब आप अपने आप को उससे बचा सकते हो। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। कि बाई चांस आपका मतलब कि आप उसका यूज कर रहे थे कोई भी इंसेक्टिसाइड का, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अगर मतलब कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसको पता रहता है कि इसकी क्या एंटीडोट इसकी क्या रहेगी जिससे इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एंटीडोट के बारे में मतलब बताना जरूरी रहता है। तो ऐसे कुछ एक मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा जिसके अंडर में कोई भी मैन्युफैक्चरर था तो उसको काम करना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी प्रोविजन। रेगुलेटरी प्रोविजन में कौन कौन सी चीज़ें आती थी कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा कि जैसे उसने कोई भी मैन्युफैक्चर कर लिया इंसेक्टिसाइड तो उसको उसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर उसको लाइसेंस लेना है उसका, फिर इंस्पेक्टर जो रहता है वो उसका इंस्पेक्शन करेगा। फिर नेक्स्ट आता है ड्रोवल एंड एनालिटिकल सैंपल्स, मतलब कि उसके सैंपल ले लिए जाएंगे, फिर उसको पहले चेक करवाया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। लेबोरेटरी में चेक करवाने के बाद जो भी अपना स्टॉक होता है उसको किस तरह से मतलब कि स्टोरेज में किस तरह से रखना है, फिर उसको मतलब कि लाइसेंस प्रोवाइड करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर वो उसको परमिशन दी जाती है मैन्युफैक्चरर को कि आगे ये बना सकता है या फिर आगे ये मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। तो इसके मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ ये जो रूल्स रेगुलेशन है वो एक ही पर्सन के अंडर में सब काम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, इसको अप्लाई करने के लिए प्लस इसको मतलब कि मैनेज करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या किया था सरकार ने कि अलग अलग मतलब स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब कि अलग अलग बना दिए गए थे कि मैं इसको बोलूँ कि अलग अलग मतलब बना दिए थे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे बना दिए गए थे। तो वो डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहे थे, वो डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मतलब उसको अपना दे दिया वर्क कि इस डिपार्टमेंट का ये काम रहेगा, इस डिपार्टमेंट का ये काम रहेगा।
और इतने मेंबर इसके अंदर में काम करेंगे, ठीक है। तो वो मेंबर उसके अंदर मतलब काम करते हैं, फिर वो आगे जो भी इंसेक्टिसाइड होता है उसको पास करते हैं। फिर इस तरह से एक पूरी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को फॉलो करके ही अपन जो इंसेक्टिसाइड होता है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं उसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रहता है, उसके अंदर 28 मेंबर काम करते हैं, ठीक है। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो कि मेन जो जितने भी रूल्स वगैरह रहते हैं या फिर किस तरह से बाकी मतलब अदर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ये सब सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड होता है, वही चेक करता है, ठीक है। और जो भी गाइडलाइंस देनी रहती है वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड देगा। प्लस कौन से रूल्स बाकी डिपार्टमेंट को फॉलो करने हैं ये भी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड देखता है, ठीक है। और इसका एक चेयरमैन रहता है जो कि इस पूरे को हैंडल करता है, ठीक है। और चेयरमैन इसका कौन रहेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो रहता है उसका एक मेंबर इसका चेयरमैन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड, रजिस्ट्रेशन कमेटी। रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाती है इसमें सेकंड नंबर पर, जो कि जिसके अंदर 5 मेंबर काम करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग जैसे उनको अलग अलग मेंबर का अलग अलग अपना एक फंक्शन रहता है, जो कि अपना एक काम रहता है, ठीक है, जो कि उसको फॉलो करते हुए सब चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका जो चेयरमैन रहता है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहता है, क्रॉप साइंस आईसीआर के थ्रू एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहता है जो कि इसका चेयरपर्सन रहता है, जो कि सब चीजें इसमें देखता है कि जो भी काम हो रहे हैं वो ढंग से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एक मतलब कि जो लेबोरेटरी वगैरह, इसमें मतलब अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन इंसेक्टिसाइड एक्ट अपनी अलग से भी पढ़ेंगे, अलग से भी आपका टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल से बताऊंगी आपको। लेकिन अभी आप थोड़ा मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, अभी आप समझ लो थोड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट फिर क्या है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्लस क्या है कि उसको जो भी एक एनालिटिकल बॉडी मतलब कि लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। लेबोरेटरी से चेक होने के बाद फिर उसका एक चेयरपर्सन होता है, जो इंस्पेक्टर रहता है, वो उसको इंस्पेक्ट करता है पूरी तरह से, उसको देखता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो जो एक जो प्रोडक्ट होगा फिर वो आगे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक उसमें अलग अलग स्टेप रहते हैं कि इन सब के थ्रू वो जाएगा, चेक होगा, फिर आगे क्या है कि वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट, साइलेंट फीचर उसके कौन कौन से हैं, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विद सीआईबी, मतलब कि कोई भी अपने प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हुआ है मार्केट में, अपने अलग से मतलब अपने मैन्युफैक्चर किया है उसको, तो उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है सीआईबी से, मतलब सेंट्रल लेवल पे उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लाइसेंस होना चाहिए जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको फॉर्मुलेशन का, और स्टेट लेवल पे मतलब कि किस तरह से वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटर डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन अचीव्ड बाय हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड, मतलब रहता है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जिसके 28 मेंबर रहते हैं, तो उनसे बकायदा उनको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रेशन जो कमेटी होगी, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन जो कमेटी होगी, लुक आफ्टर रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसको देखेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इन्फोर्समेंट बाय इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर एट स्टेट लेवल, जो भी इंसेक्टिसाइड का जो इंस्पेक्टर रहता है वो स्टेट लेवल पे उसका चेकिंग करेगा और उसको फिर रूल्स रेगुलेशन के अंडर में किस तरह से यूज करना है उस चीज को देखेगा, ठीक है। फिर इसके पास में जो इंस्पेक्टर रहता है उसके पास में पावर रहती है क्या, कि पावर टू प्रोहिबिट द इंपोर्ट, मतलब कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, प्लस मैन्युफैक्चरर अगर कोई भी वो गिल्टी कर रहा है उसमें, अगर कोई भी जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हुआ नहीं पाया जाता है, तो उसको उसके पास ये मतलब कि पावर रहती है कि वो उसका लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकता है, फिर उसको वापस से लाइसेंस पाने के लिए एक अलग से एक पूरी प्रोसेस रहती है, उससे गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया गया था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको जनरल बता दिया। इसके फिर नेक्स्ट क्या है इसमें पूरा अपने नेक्स्ट क्लास में अलग से टॉपिक है आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट, उसमें भी पूरा अलग से बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके कुछ एक पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। रोल्स ऑफ प्लांट क्वारंटाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मतलब कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में
जो क्वारंटाइन होता है तो उसका क्या क्या रोल रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में देख लीजिए, इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन उठ के आएंगे यहाँ से, तो आप इनको देख लीजिए। क्योंकि क्या क्या रोल निभाएगा आपको पता है कि क्वारंटाइन अगर होगा तो एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर कोई भी कमोडिटीज को ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो कोई भी डिजीज वगैरह हो गया, पेस्ट हो गया, तो उसकी एंट्री से बचाया जा सकता है। प्लस जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट रहता है तो वो अपने को पूरी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें पेस्ट डिजीज वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर जनरल रिक्वायरमेंट क्या है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो इंस्पेक्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटी शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, आपको पता है, आप बार बार बता चुकी हूँ कि वो फ्री होना चाहिए पेस्ट डिजीज से, ठीक है। टेक टाइम फॉर इंस्पेक्शन, मतलब कि जो भी इसको चेक करेगा वो इंस्पेक्शन के लिए पूरा टाइम लेता है, ठीक है। और अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में सब चीज़ें मतलब चेक की जाती है, बाकायदा उसका इंस्पेक्शन होता है, फिर बाद में उसको न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। और उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एडिशनल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग कंट्री फॉर फ्रीडम ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम स्पेसिफिक पेस्ट एंड डिजीज। इसमें क्या रहता है कि जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है या फिर जो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर जैसे कोई भी कमोडिटी अपनी करते हैं तो उसके साथ में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है जो कि डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए उस कंट्री से कि उसके साथ कोई भी पेस्ट एंड डिजीज वहाँ पे मौजूद नहीं है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है, ठीक है। और कंप्लीट डिटेल उसकी रहती है कि मतलब वो कंप्लीट डिटेल के साथ ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल लिमिटेशन, इसमें कौन कौन सी थी कि रूल्स नोट रिलैक्सेबल, मतलब कि जो रूल्स जो बना दिए गए उनमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, वो सबको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन अगर रूल्स फॉलो नहीं करता है या फिर कोई भी कमोडिटीज़ वगैरह ट्रांसफ़र करने में अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं किए जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर फॉर गेटिंग पीएससी मतलब फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रोसीजर रहती है जो कि अपनानी पड़ती है। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड टू प्लांट क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन स्टेशन। सबसे पहले क्या आएगा इसमें कि प्लांट क्वारंटाइन और फ्यूमिगेशन स्टेशन रहते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है, will be scrutinized, sample drawn and examined for pest disease and weed, ठीक है। तो वो फिर एप्लीकेशन के बाद में वो क्या करते हैं कि जो अपना सैंपल रहेगा तो उसकी पूरी जांच करते हैं, ठीक है। फिर क्या है इस इट इफ फ्री पीएससी इशूड, मतलब कि ये फ्री रहता है अगर पेस्ट डिजीज वगैरह से, तो क्या है कि जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है वो इशू कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर मतलब कि ये पेस्ट डिजीज वगैरह उसमें प्रेजेंट है तो वो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया जाता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर मतलब कि बाय चांस मतलब इसमें थोड़ा बहुत अगर ऐसा हो तो उसका अंडर इंस्पेक्शन में रख के उसमें फ्यूमिगेशन वगैरह किया जाता है और फिर उसको आगे भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि किस तरह से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसके बारे में बात होगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है जो कि इशू करती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज ऑथोराइज्ड ऑफिस, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ एक ऑथोराइज्ड ऐसे ऑफिस है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, जो कि काम करते हैं, ठीक है। इस सैनिटरी फाइटोसैनिटरी जो सर्टिफिकेट होता है उसको इश्यू करने के लिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बने हुए हैं, जैसे अमृतसर के एयरपोर्ट पे है, बॉम्बे के सी पोर्ट पे हो गया, लैंड फ्रंटियर मतलब अमृतसर के रेल पे हो गया, अमृतसर के रेलवे जैसे वहाँ से कोई सामान मंगवाया जाता है तो वहाँ पे है, कैलकाटा हो गया। फिर नेक्स्ट आता है भुवनेश्वर हो गया आपका, अटारी हो गया, फिर पटना हो गया, वाराणसी हो गया, रामेश्वरम हो गया, विशाखापट्टनम। तो इन सब जगह पे अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं जहाँ से क्या है कि अगर एक कमोडिटीज को ट्रांसफर किया जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया में तो वहाँ पे अलग अलग ऑफिस है, वहाँ पे इंस्पेक्टर बैठते हैं, वो उस चीज़ को चेक करते हैं और उनके चेयरपर्सन रहते हैं कमेटी के, फिर उन सबके साइन होते हैं, वहाँ पे अलग अलग एंटोमोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट बैठे जाते हैं, ठीक है। तो हर एक जो कमोडिटी होती है उनकी चेकिंग होके फिर वो आगे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।